हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में आप सबों का तहे दिल से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अन्य दिनों की तरह आज भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन को बड़ी ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित कुछ इशू है जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन का। आखिर नेशनल इनकम कैसे अनुमानित किया जाता है और नेशनल इनकम को अनुमानित करने के लिए कौन कौन से ऐसे पहलू है जिसे हम लोगों को देखना पड़ता है। देखिए, नेशनल इनकम अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। जब भी हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, जानते हैं, परखते हैं तो अपनी वस्तु स्थिति को अकाउंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और इस वस्तु स्थिति को समझने के लिए कुछ टर्मोलॉजी को समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने कल ही पिछले क्लास में हमने बताया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहला जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया था वो था राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया था 1949 में, उसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता था। फिर बाद में जब स्वतंत्रता के बाद देश गणतंत्र हुआ तब जाकर के 1951 में एक कमेटी बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाने लगा। फिर उसी वर्ष एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। यह क्या करता था? तो चूंकि पूरे देश के जितने भी उत्पादन के संसाधन हुआ करते थे, सेक्टर हुआ करते थे, वहां से कितनी मात्रा में किस वस्तु का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से होता है एक साल में, और किसी खास वर्ष जिसको आधार वर्ष कहा जाता है उसमें उसका वह विभिन्न प्रकार के आंकड़े को कलेक्ट करके उपलब्ध कराया जाता था। 2019 में क्या किया गया? भारत सरकार के द्वारा इस दोनों संस्था को CSO और NSSO को मिला करके मर्ज करके एक नई संस्था NSO कहा गया, अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान इसी NSO के द्वारा लगाया जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए दो तरह का ईयर को एस्टिमेट किया जाता है। जिस वर्ष का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है, और दूसरा किसी खास वर्ष को आधार बना लिया जाता है जिसको सीरीज ईयर या बेस ईयर माना जाता है। सबसे पहला 1948-49 को बेस ईयर मनाया गया था राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, लेकिन कई वर्षों से 2011-12 को बेस ईयर के रूप में प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन फरवरी 2026 को वर्तमान सरकार ने इस बेस ईयर को बदल दिया और वर्तमान में 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया। बेस ईयर में हर वस्तु के हर सेक्टर से जो प्राप्त उत्पादन और उसका मौद्रिक मूल्य होता है, उस बेस के आधार पर वर्तमान वर्ष के जो विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है, और उसी कंपैरिजन के बेस पर ये निकाला जाता है कि पिछले वर्ष बेस ईयर के सापेक्ष इस वर्ष उस वस्तु का या उस वस्तु के मौद्रिक मूल्य का कितना वृद्धि हुआ है, और वही हमारा ग्रोथ रेट कहलाता है। तो वर्तमान में हमारा जो बेस ईयर है वह 2022-23, और यह इससे पहले कौन सा था? 2011-12 था। फाइनली हो गया। अब सवाल उठता है कि NSO जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, वो क्या करती है? वो CSO के पैटर्न पर ही आधारित है। वो
पूरी अर्थव्यवस्था को बड़े बड़े 3 भागों में बांट दिया है, जिसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी माना जाता है। अर्थात प्राइमरी बोले तो कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग को रखा जाता है, और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा को रखा जाता है। इस पूरे बड़े बड़े सब सेक्टर को छोटे छोटे दर्जनों सब सेक्टर बनाया गया। कुल मिलाकर के 14 सब सेक्टर है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इस 14 सब सेक्टर में एक वर्ष में, अर्थात जो वर्ष चालू वर्ष है, चालू वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल उस वर्ष को एस्टिमेट, जैसे वर्तमान चालू वर्ष अगर कहते हैं करेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल 2026 से अगले वर्ष के 31 मार्च 2027 तक को हम चालू वर्ष कहेंगे, अर्थात फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। गत वर्ष यानी कि ठीक इसके पहले वाला 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अभी के लिए गत वर्ष होगा, और बेस ईयर जो होगा वह 2022-23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक को हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस ईयर। तो एक साल के राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए 3 वर्ष को एस्टिमेट करना होता है, अर्थात बेस ईयर, गत वर्ष और चालू वर्ष। अभी के डेट में मैं एक बार और कंफर्म करवा दूं, अभी जो वर्तमान बेस ईयर है 2022-23 है, उसके बाद करेंट ईयर जो है 2026-27 और जो लास्ट ईयर है, गत वर्ष है, उसको कहते हैं 2025-26। अब बात होती है कि अगर हम इसे आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय और गत वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, वो किस बेसिस पर लगाते हैं, तो उसके लिए प्राथमिक क्षेत्र का पार्टीशन किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में प्रायः प्राथमिक रूप से वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन किया जाता है। सेकेंडरी में कुछ वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति रूप से उत्पादन हुआ वो प्राथमिक क्षेत्र, जो वस्तुओं का आर्टिफिशियली रूप से उत्पादन हुआ उद्योग में, और जो सेवा प्रदान किया जाता है उसको सर्विस सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री, पशुपालन, उसके बाद मछली पालन, डेयरी और खनन और उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में 2 तरह के मुख्य रूप से उद्योग, निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग को रखा जाता है, जिसमें और भी कुछ उद्योग है। उसके अलावा तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, यातायात, व्यापार, संचार, उसके बाद विदेश सेवा, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक सेवा को रखा जाता है। उसके अलावा भी कुछ और भी सब्सिडियरी सर्विस को इसमें शामिल किया जाता है। अभी वर्तमान में 2025-26 के आधार पर देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट होता है, अर्थात योगदान होता है, वो तृतीय क्षेत्र का होता है। लगभग 56% का योगदान होता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का अर्थात उद्योग का योगदान जो है वह 28% होता है, और लगभग 60% का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। कुछ वर्तमान में कुछ और भी सूचकांक को बदला गया है, जैसे कि हमारा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको भी बदल दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक जो है उसको भी बदल दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ सूचकांक है जिसको हमने बोर्ड पर अरेंज किया है। अब हम लोग चलते हैं इसी बातों को जो हमने वर्णन किया है वो हम अपने बोर्ड को जो वर्कआउट करके पहले से ही तैयार किया है कि कम से कम समय में आपको अच्छी और बेहतर रूप से, बेहतर और विशिष्ट रूप से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिले, इसलिए मैंने वर्कआउट कर लिया हो। चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। एस्टिमेशन ऑफ एनआई, जिसमें मैंने लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी को एनएसओ के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए, ठीक है, 3 बड़े और लगभग 14 छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांटा गया है। क्लियर? यही बात मैंने कहा। जीडीपी के सभी क्षेत्रों में अलग अलग अनुपात में योगदान होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहा है, अनुमान के लिए एक आधार वर्ष बेस ईयर निर्धारित किया जाता है, जो वर्तमान में फरवरी 2026 को 11-12 के स्थान पर आधार वर्ष को 22-23 बना दिया गया। यही चीज जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इस तरह से है। 25-26 में प्राथमिक क्षेत्र का लगभग
यहाँ पर 16%, हाँ, तृतीय क्षेत्र का 56%, द्वितीय क्षेत्र का 28%, प्राथमिक क्षेत्र का 16% है, जहां पर 16:28:56 का कृषि, उद्योग और सेवा ये भी आया है। यह एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमने लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में आखिर कौन कौन से सब सेक्टर है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, पशुपालन में मछली और डेयरी आता है, खनन और उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग अर्थात बिजली, गैस, जलापूर्ति, प्रसंस्करण, ठीक है। सेवा सेक्टर जो सेवाएं प्रदान करती है, उद्योग जो वस्तुओं का निर्माण करती है, और प्राथमिक जो कृषि प्रकृति से प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी जिसको कहते हैं, पर्यटन, सार्वजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा, रक्षा, ये सारे सेवा सेक्टर में आता है। इसके बाद मैंने आपको कहा कि कुछ वस्तुओं और कुछ प्रमुख सूचकांक को अभी हाल ही में बदला गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट सूचकांक है जीडीपी के लिए, जैसे कि आपने लिखा है 22-23 बना दिया गया। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके आधार पर जो मार्केट प्राइस निकाला जाता है नेशनल इनकम, वो है जो 22-23 के बजाय 23-24 कर दिया गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का सूचकांक जो है 22 और 23, 2022-23 है। और आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है और 22-23 है। तो कुल मिलाकर के 22-23, 23-24 को ये बहुत ही भिड़िया है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किन किन बातों को आपको जानकारी रखनी चाहिए, और अर्थव्यवस्था में कि जीडीपी में किन किन क्षेत्रों का कितना योगदान होता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से समझा होगा और राष्ट्रीय आय के विभिन्न पहलुओं के आधार पर अब तक का जो पढ़ाई आपने किया था उसके आधार पर अनुमान लगा लिया है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो करंट अफेयर के संदर्भ में है, अगले क्लास में हम अरेंज करके आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा महसूस करते होंगे, और अगर आप सेट बनाते हैं और अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में सफल होंगे। ओके, इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।